सुशांत सुसाइड केस में ईडी का घेरा रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर कसता ही जा रहा है। शनिवार को रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हुई, जो करीब 18 घंटे तक चली। शोविक शनिवार सुबह करीब 11:15 बजे मुंबई के ईडी ऑफिस पहुंचे थे, जिससे आज तड़के सुबह तक पूछताछ चलती रही। ईडी के अधिकारियों ने करीब 18 घंटे तक शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ की और इस मामले में ईडी की ये अब तक की सबसे लंबी पूछताछ है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। सचिन पर अब मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, 18 घंटे तक ये पूछताछ चली, कौन से वो अहम सवाल पूछे गए शोविक से? देखिए, शोविक से ये जो ईडी की पूछताछ हुई वो इस मामले में ईडी की इतिहास की अब तक की इस मामले में सबसे लंबी पूछताछ है। शोविक को कई चीजों को लेकर सवाल पूछे गए। फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड कप फाउंडेशन जो है उसे लेकर उस फाउंडेशन के पैसे कितने शोविक के अकाउंट में ट्रांसफर हुए और बाकी पैसों का क्या हुआ, बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया। बाकी चीजें जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी, इन तमाम चीजों पर सवाल पूछे गए। 18 घंटे तक ये पूछताछ, जैसा अभी हमने कहा कि 18 घंटे तक ये पूछताछ चली। 11:15 बजे के बाद ये पूछताछ 11:30 के करीब ये पूछताछ सुबह शुरू हो गई थी और आज सुबह तक ये पूछताछ चल रही थी। कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई है और हो सकता है कि शोविक को फिर एक बार ईडी तलब कर सकता है। कई सारे सवाल है जिनके जवाब शोविक को और रिया चक्रवर्ती के परिवार के बाकी सदस्यों को देने होंगे। रिया चक्रवर्ती को जैसा हम जानते हैं कि ईडी ने फिर एक बार बुलाया, सिद्धार्थ पिठानी को भी समन किया गया है। शोविक से की गई ये सबसे लंबी पूछताछ काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई बातें, कई तथ्य इस पूछताछ के बाद ईडी को पता चलने की एक संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आज ईडी कोई पूछताछ नहीं करेगी, क्योंकि ईडी का ऑफिस दफ्तर रविवार बंद होता है। कल इस पूछताछ का दौर जो है वो जारी रहेगा और इस मामले में परत दर परत जो है वो खुलती नजर आएगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने करोड़ों रुपए ऐंठने का रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आरोप लगाया है, उसके बाद इतनी लंबी पूछताछ तो बनती है सचिन। लेकिन रिया से भी कल एक बार फिर से पूछताछ, और ईडी की लिस्ट में और कौन से नाम शामिल है आगे? देखिए, ये रिया के परिवार के सदस्यों की पूछताछ होना बिल्कुल तय है। रिया की पूछताछ होगी, उसके परिवार के सदस्यों की पूछताछ होगी। साथ ही सिद्धार्थ पिठानी को जिस तरह से अभी हमने कहा कि उसकी पूछताछ होने वाली है और जैसे जैसे ये मामला, ये पूछताछ आगे बढ़ेगी, श्रुति मोदी से पूछताछ हो रही है, मिरांडा से पूछताछ होगी इस मामले में। तो इस मामले से जुड़े, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो लोग हैं, उन तमाम लोगों से इस मामले में पूछताछ हो सकती है। जैसे जैसे पूछताछ आगे जाएगी वैसे वैसे और किन किन के नाम सामने आते हैं ये पता चलेगा, क्योंकि जैसा हमने देखा कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें 7 लोगों के नाम है, 7वां नाम उसमें दिखाया नहीं गया था। उस तरह ईडी की पूछताछ में भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कई नाम और सामने आ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप में इस पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के परिवार के लोग हैं वो शामिल होंगे। हालांकि बार बार इसकी तरफ से, रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया है कि उसके और सुशांत के रिश्ते काफी अच्छे थे। उसने इन तमाम बातों का पूछताछ के दौरान हवाला दिया था कि वो शोविक को, यानी रिया के भाई को लिल्लू बुलाते थे और रिया को बेबू बुलाते थे और उसकी माता पिता को मैम और सर बुलाते थे, और इन तमाम लोगों का एक शुक्रगुजार होने वाला मैसेज हवाला देते हुए कि हमारे संबंध अच्छे थे, ये हवाला देते हुए रिया ने कहा। लेकिन इन तमाम चीजों से होता कुछ नहीं है। जो चीजें पूछताछ में सामने आएगी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वो सचिन, और कल एक बार फिर से रिया से भी पूछताछ ईडी करेगी। देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 20 पेज का हलफनामा दायर किया है। जी हां, हलफनामे में कहा गया है कि बिहार सरकार की जांच नियमों के खिलाफ है। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस को 0 एफआईआर करके जांच मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन ट्रांसफर करनी चाहिए थी। हलफनामा में यह भी कहा गया कि केंद्र ने संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ काम किया है, जबकि नियमों में साफ कहा गया है कि सीबीआई की जांच की सिफारिश करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से पूछना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और सीबीआई बिना राज्य सरकार की इजाजत के जांच नहीं कर सकती।
प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, एक तरफ तो बिहार पुलिस हलफनामा दाखिल करके तमाम वो बड़े खुलासे करती है और दूसरी तरफ आज महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, कौन सी अहम बातें उन्होंने इसमें कही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया था महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना था कि रिया चक्रवर्ती ने जो पिटीशन लगाई है उस पर उसकी क्या राय है। रिया चक्रवर्ती ने पिटीशन लगाई है कि जो एफआईआर पटना में दर्ज है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए। तो उस पर महाराष्ट्र सरकार ने जो रिप्लाई फाइल किया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि पटना पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। सीआरपीसी के प्रावधानों का हवाला देते हुए ये बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई है कि जिस तरह से बिहार पुलिस के कहने पर, बिहार सरकार के कहने के बाद से सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया, जांच ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने अधिकारों से बाहर जाकर संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जाकर इस मामले में सीबीआई जांच का की सिफारिश को मंजूर किया है। तीसरी कानूनी बात वो कह गई है कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है पटना में तो वहां पर 0 एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए था और 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए था मुंबई। तो इस तरह से न केवल बिहार, लेकिन प्रभाकर, जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और खुद रिया चक्रवर्ती भी ये दरख्वास्त कर चुकी हैं कि सीबीआई की जांच हो, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को आखिर दिक्कत क्यों होनी चाहिए? देखिए, शुरू में भले ही रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन जैसे ही मामला बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ और रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसके बाद से अब चूंकि क्षेत्राधिकार को लेकर, जुडिशियल को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की का भी विरोध किया है। और इंटरेस्टिंग ये है, रोचक ये है कि जो बात रिया चक्रवर्ती ने कहा है वही बात महाराष्ट्र पुलिस कर रही है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से बिहार सरकार खड़ी है, ठीक उसी तरह से रिया चक्रवर्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार खड़ी है। और इस तरह से इस मामले में बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस आमने सामने है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट में एक और नया मोड़ आ गया है। अब की बार बीजेपी ने अपने विधायकों की बाड़बंदी की। बीजेपी ने अपने 20 से भी ज्यादा विधायकों को अचानक से गुजरात भेज दिया। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट से आने वाले बीएसपी विधायकों पर फैसले के बाद अपने सभी विधायकों को बुला करके परीक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी में रख सकती है। गुजरात गए विधायक आज सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने करीब 29 दिन से पहले ही लगातार अपने विधायकों को होटल और रिजॉर्ट में ठहरा रखा है और बीजेपी ने भी अब गुजरात भेज दिया। मेरे सहयोगी श्रीवत्सन जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन, एक बार फिर से राजस्थान की जो सियासी हलचल वो एक बार फिर से तेज होती दिख रही है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में मानो सभी मंत्री और विधायक इन दिनों होटल या रिजॉर्ट में रुके हुए हैं और जनता वैसे ही परेशान हो रही है। इस बार अब तक पिछले देखा गया था 29 दिन से कांग्रेस के जो मंत्री थे, विधायक थे, वही अपनी सरकार को बचाने के लिए रिजॉर्ट में, होटल में ठहरे हुए थे। कभी जयपुर तो अब जैसलमेर में, और मुख्यमंत्री खुद भी रिजॉर्ट में इन लोगों के साथ काफी वक्त बिताते थे। लेकिन अब बीजेपी ने भी बाड़ाबंदी कर दी है। अपने शासित, जो बीजेपी शासित प्रदेश है गुजरात में ले गई है। करीब 20 विधायक गुजरात पहुंचे हैं और ऐसा कहा जा रहा है ये वो विधायक हैं जो कि खुलकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में, राजस्थान के कांग्रेस की सरकार उन्हें लगातार प्रेशर बना रही है, उन पर दबाव बना रही है किसी न किसी जरिए से, और मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए ही वे जा रहे हैं। क्योंकि 14 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है और कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि उसकी रणनीति फेल हो जाए। किसी तरह बीजेपी में भी फूट लाना चाहती है ताकि सरकार सुरक्षित रह सके। लेकिन बीजेपी से जब बाड़ेबंदी का कारण पूछा गया तो बीजेपी नेताओं का कारण था कि बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है, ये लोग धार्मिक यात्रा पर जाने चाहते थे, इसलिए सोमनाथ मंदिर के उन्हें दर्शन कराया जाता है। हालांकि बीजेपी नेताओं के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब कोरोना काल में सभी मंदिर बंद है तो ऐसे में बीजेपी विधायकों को सोमनाथ मंदिर ले जाकर क्यों घुमाया जा रहा है। तो फिलहाल रिजॉर्ट और होटल तक ही राजस्थान के विधायक जो माननीय है वे सभी सीमित होकर रह गए हैं। सही कह रहे हैं आप श्रीवत्सन, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवत्सन आपका इस जानकारी के लिए। वहीं पायलट कैंप के विधायक से विधानसभा सत्र में शामिल होने पर संशय अभी भी बना हुआ है। पायलट गुट के वेद प्रकाश सोलंकी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और इस संदेश में सोलंकी ने कहा कि 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में अभी हमारा आना तय नहीं हुआ। 12 अगस्त को सचिन पायलट के साथ विधायकों की बैठक होगी, जिसके बाद ही इस पर फैसला होगा। पायलट कैंप के कुछ विधायक आला कमान से मिले, उन्होंने बातचीत रखी
और ऐसा हो रहा है कि पायलट नहीं तो गहलोत भी नहीं तो तीसरा आदमी, ये सब निराधार, इसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई किसी विधायक की बात नहीं हुई है, कभी किसी विधायकों ने, आलाकमान ने अभी तक किसी को बुलाया नहीं है, न कोई बातचीत जारी है। और जम्मू कश्मीर से कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ कुलगाम के सिंगानपोर इलाके में हो रही है। सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई कर रही है। तो जम्मू कश्मीर की यह खबर, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। कुलगाम के सिंगानपोर इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आसिफ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या आतंकियों का कुछ भी पता चल सका? रात के 2 बजे यहाँ पर सूचना मिली थी फोर्सेस को कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर इस इलाके को घेरा। शिवनपुरा कुलगाम इलाके का ये जगह है जहाँ पर मिलिटेंटों के छुपे होने की सूचना मिली थी और अब मिलिटेंटों को घेर लिया गया है और फायरिंग दोनों तरफ से कई घंटे से चल रही है। हालांकि इस समय अब फायरिंग रुक गई है, लेकिन माना जा रहा है कि मिलिटेंट अभी भी इसी जगह पर छुपे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जम्मू शहर में लश्कर-ए-तैयबा का एक बड़ा मॉड्यूल ध्वस्त किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पाकिस्तान से हवाले के जरिए पैसे ला रहे थे और यहां पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों तक पैसा पहुंचा रहे थे। सेना के खुफिया विंग की सूचना के बाद, जो कि कुछ माह पहले मुंबई में एक रैकेट पकड़ा गया था, उसी से जुड़ा हुआ था और उस जानकारी के बाद जम्मू कश्मीर एसओजी को सेना की खुफिया विंग ने जानकारी दी थी, जिसके बाद 19 जुलाई को जम्मू में डोडा का निवासी था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सुविधा की शुरुआत करेंगे। किसानों की उपज के बेहतर रखरखाव के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना का ऐलान किया। इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान किया था और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त बांटेंगे। आज 8.8 लाख करोड़ किसानों को छठी किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। पीएम का कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। कुंदन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुंदन, बहुत बड़ी राहत किसानों को मिलने जा रही है। आत्मनिर्भर योजना के तहत जो पूरी एक लंबा चौड़ा पैकेज दिया गया था, उसी का एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और इस बात पे जोर दी गई थी कि अगर देश को ग्रोथ में लाना है, अगर देश के किसानों को ग्रोथ में लाना है, तो उनको केवल न केवल सम्मान राशि के तौर पे जो आज 17,000 करोड़ रुपए की किस्त दी जाएगी, मतलब 2,000 रुपए करके साल में 3 बार आपको दिया जाता, 6,000 रुपए प्रति किसान को प्रधानमंत्री के तरफ की योजना के तहत सम्मान राशि के तहत दिया जाता है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना बहुत जरूरी है। हालांकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो दी जाएगी वो डायरेक्ट किसानों को दी जाएगी, एग्रीकल्चर सोसाइटीज को दी जाएगी, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के लोग उनको दी जाएगी, कुछ कोऑपरेटिव बना के लोग जाएंगे उसको दी जाएगी। इस फंड के तहत सरकार, माफ कीजिएगा, किसान चाहे तो अपनी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट प्लान कर सकते हैं, कोई कृषि संयंत्र खरीद सकते हैं, कोई सिंचाई का काम कर सकते हैं। अगर कोऑपरेटिव तौर पे कोई एग्रीकल्चर सोसाइटी बना के कोई मार्केटिंग, ट्रेडिंग या स्टोरेज का काम करे, इसको लेके कुछ काम कर सकते हैं। और ये माना गया था, एक्सपर्ट का मानना था कि जब तक किसानों की फसल के अच्छे दाम नहीं मिल जाते, जब तक किसानों की फसल की प्रोसेसिंग होकर मार्केट में आती है, तब अच्छी कीमत मिलती है और इनके लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना बेहद जरूरी। जानकारी के लिए जी। और आगे बढ़ेंगे। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को सांस लेने में दिक्कत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। संजय दत्त का कोरोना टेस्ट भी किया गया, जो कि नेगेटिव आया। इसकी जानकारी खुद संजय दत्त ने ट्वीट करके दी। संजय ने ट्वीट करके खुद से सही होने और 1-2 दिन में घर लौटने की बात भी कही। फिलहाल संजय अस्पताल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।